अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और पेपर्स की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होगी। तो अब आपकी ज़िंदगी का एक और इम्पॉर्टेंट साल क्लास 9, इसके पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 साल आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स होते हैं। 9, 10, 11, 12 आर द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सो यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। अच्छा भी देखें, फॉर दिस पर्पस आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अब आपके लिए एक टारगेट पेपर है। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा और बहुत कंसाइज सा ये आपके लिए टारगेट पेपर है, जिससे तैयारी करके आप जो है अपने अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं 80 to 90। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही मार्क्स गेन करना और जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ आपने उसको फॉलो करना है। लाइक जो मैं आपको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन रिलेटेड ट्रिक्स दूँ, या मैं आपको बताऊं कि आपने न्यूमेरिकल किस पैटर्न से अटैम्प्ट करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कितना लिखना है, तो उस चीज़ को आपने साथ साथ बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए क्राइटेरियाज, प्रेजेंटेशन, मटेरियल सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला है चैप्टर 1 की चैप्टर वाइज है। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि चैप्टर वाइज है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा भाई देखें, डिफाइन केमिस्ट्री, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखे और 2 एप्लीकेशन लिखे। भाई केमिस्ट्री हमारी लाइफ में किस तरह से काम कर रही होती है। हमने देखा है कि हम लोग को अगर कोई पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो उसमें केमिस्ट्री काम करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हमने यूजेस देखे, तो आपने 2 एप्लीकेशंस लिख देनी है। फिर डिफाइन केमिस्ट्री एंड लिस्ट एनी 5 ब्रांचेज ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। अब आपने क्या करना है, देखें 5 ब्रांचेस आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, या हो सकता है कि वो आपको खुद कोई 5 ब्रांचेस दे दे और बोले इन 5 को डिफाइन करें। 2 चीज़ें होती हैं, जो आपके जो पेपर बना रहे हैं ना उनकी ज़रा साइकी को समझे कि वो या तो आपको ये कहेंगे कि आप जो है वो 5 ब्रांचेस को डिफाइन कर दें, या फिर वो आपसे क्या कहेंगे कि क्या कहते हैं ये जो नीचे 5 ब्रांचेस हैं इनको वो खुद आपको नाम दे देंगे। तो आपने क्या करना है, आपकी बुक में मौजूद जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है ना उन सबको अच्छे से याद कर लिएगा। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आप एटलीस्ट ओन वर्डिंग में तो कुछ लिख सकें। पेपर खाली नहीं छोड़ के आइएगा, कुछ भी हो जाए पेपर खाली नहीं छोड़ना। अब ये भी मतलब नहीं है इसका कि भाई कुछ नहीं आ रहा है तो चलो गाने लिख लेते, नहीं, आपने वही लिखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। एटम एंड आइन, एटम और आइन के डिफरेंस लिखें। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर डिफरेंस। अच्छा, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको नहीं आता हो या आपको डिफ़िकल्टी होती हो कि मैम मुझे एटम और आइन के डिफरेंस याद नहीं हो रहे, मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसके डिफरेंस में क्या लिखूं, तो बेटा आपने मुझे कमेंट करना है, ताकि मैं आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी जो है वो वीडियोस बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने उसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, फिर सबको रिप्लाई करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट ना। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर आप लोग के लिए वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू कर दूँगी। फिर कुछ डेफिनेशंस आपके पास, डिफाइन मोल, मोलर, एवोगैड्रोस नंबर, फ्री रेडिकल, बैलेंस इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहाँ पर आपने बैलेंसिंग करनी है। देखें इससे रिलेटेड ना आपकी कुछ वीडियोस मौजूद होंगी चैनल के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको देकर उससे प्रैक्टिस करें। उसमें मैंने आपको समझाया भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, और वो एक अच्छी खासी वीडियो कि अगर आप एक दिन बैठ कर उससे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को फॉलो करें तो आप आराम से जो है वो कर सकते हैं, अपनी अच्छी बिल्कुल एक्यूरेटली लिख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द फार्मूला मास, इसके भी न्यूमेरिकल्स आपके चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। विद द हेल्प ऑफ चार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड गिविंग 5 पॉइंट्स। अच्छा, अब आपने चार्ट की हेल्प से डिफरेंस करना है, किसमें, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में। ठीक है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। बेकिंग सोडा, जिप्सम, लाइमस्टोन, शुगर, सैंड, कॉस्टिक सोडा, इन सब के आपने केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं, डिफरेंसेस लिखने, केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। किसी का भी केमिकल फार्मूला ना आता हो तो यू कैन टेल मी। अच्छा जी, अब मूव करते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 के क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाऊँगी, आप साथ साथ लिखते जाओ और समझते जाएँ आपने इसमें कितना कितना मटेरियल लिखना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके अंदर आपने लिमिटेशंस लिखनी है, वो क्या लिमिटेशंस थी जिसकी बुनियाद पर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो चीज़ें उन्होंने नहीं डिफ़ाइन की थी, उन्होंने किस हद तक उसको डिफ़ाइन किया था। ठीक है,
व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड यूरेनियम। आपने आइसोटोप की डेफिनेशन लिखनी है और बताना है कि क्लोरीन, यूरानियम और खासकर हाइड्रोजन के भी आप लोग साथ साथ देख लेगा आइसोटोप्स। बेटा ये कुछ बात होती है जब भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेक्चर को स्किप नहीं करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम लोग बता रहे होते हैं ना वर्बली, तो तब हमें याद आ रहा होता है कि हाँ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चे को बता दी जाए। तो आप लोग साथ साथ बहुत अच्छे से कंसंट्रेट के साथ सुने और लिखते जाएं। ये शॉर्ट के दोनों क्वेश्चंस। अब देखें, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अगर चेकर आपसे ये पूछ रहेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताएं, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर बताएं, मास नंबर बताएं। वो आपको प्रोटॉन का नंबर देकर आपसे पूछ सकता है कि भाई आप जो है इस सब्सटेंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं। वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर देकर आपसे पूछ सकता है कि इसका मास नंबर बताएं। तो अगर आपको वो चीज़ें सॉल्व करना आती हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ तो आपने टारगेट में हमें बताई नहीं थी, ये भी पेपर में आ गई। तो बेटा वो कंसेप्ट बेस्ड होती है ना, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मैम हमें ये वाले न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहे, हमें वो नहीं समझ आ रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज। ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन है। आपने इसका ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी, कैथोड रेज या एनोड रेज भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। देने के तरीके, नेगेटिव रेज भी कह सकते हैं वो आपको। राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ शेल इन सब शेल। अब वो आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में भी डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। हम ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती है। ये आपको सब शेल का पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं SPDF, और ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंट होते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ठीक है। डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। अब इसकी बड़ी अच्छी सी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें घर में, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप विद इन 2 to 3 मिनट्स एक लेवल डायग्राम बनाने के काबिल हो जाए, ठीक है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेवल डायग्राम एंड स्टेट व्हाट वर द जस्टिफिकेशंस एंड द कंक्लूजन्स ऑफ J.J. थॉमसन इन दिस रिस्पेक्ट। यहाँ पर आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को लेवल डायग्राम के साथ बताना है, डिफाइन करना है। साथ साथ आपने जो है कोशिश करिएगा कि उसकी जस्टिफिकेशन में लिखो और डायग्राम बहुत अच्छी सी बनाए, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है एटॉमिक मॉडल जो आपको रदरफोर्ड, नील बोहर और एरविन स्क्रॉडिंगर ने दिया था, उसको डिस्क्राइब करें। तो देखिए रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन तो हमारे पास पहले भी आ चुका है। अब हम नील बोहर और एरविन स्क्रॉडिंगर का कर लेगा। खासकर नील बोहर जो है ना, ये आपके पास लाजमी पेपर में आ रहा होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर 3, डिफाइन लॉ ऑफ ट्राइएड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेनली पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। देखिए आपको मेनली पीरियोडिक लॉ और क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि वो एटॉमिक मास पढ़ता है, ये एटॉमिक नंबर पर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी। देन डिटरमाइन द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू SPDNF ब्लॉक्स। अच्छा देखिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ ऐसा है जिसको पीरियोडिक टेबल समझ नहीं आता, जिसको पीरियोडिक टेबल में इश्यूज़ हैं, जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैम ग्रुप पीरियड्स SPDF इसको हम किस तरह से याद रखें, इसको याद करने में मसला हो रहा है, तो दे कैन सिंपली टेल मी। तो फिर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बता दूंगा और आप ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी कि जिससे आपको देखते ही फ़ौरन याद हो जाए, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए जूम पर एक क्लास भी अरेंज कर सकती हूँ, एक लाइव क्लास, एक ऑनलाइन सेशन आप लोगों के लिए। Define and describe the trend of the following within group and period: atomic radius, ionization energy, electron affinity, electron negativity। आपने इन ट्रेंड्स को, अच्छा इसमें भी कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है और इससे आपके पास बोर्ड में रीजंस भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इसमें भी मसला है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो यू कैन टेल मी। जिस चीज़ के लेक्चर मौजूद है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, उसके आपको फिर देन लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर आपके लिए एक लाइव सेशन अरेंज किया जाएगा। An atom has 5 electrons in M shell. Find out its atomic number. Write the electronic configuration of the atom. Identify the position of atom in the modern periodic table. इसमें भी एक मसला हो तो you can tell me. Write any 3 difference between group and period.
ग्रुप और पीरियड में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो लिख के जाहिर, एक हॉरिजॉन्टल रो में, एक वर्टिकल रो में, इसमें प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसमें प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है। इस तरह के माइनर सी बातें होती है जो कंसेप्ट बेस्ड होती हैं। Write down the electronic configuration and identify group period in periodic table of the following: sodium, fluorine, carbon, aluminum, carbon and lithium। अब इसमें भी अगर मसला है तो यू कैन टेल मी, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगी। बस आपने सिंपली ये करना है कि मैम आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर फला क्वेश्चन बताया था, काइंडली इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कर दें, ये समझ नहीं आ रहा आप बता दें इसको कैसे लिखना है, तो आई विल गाइड यू। नाउ अब मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर 4। अच्छा जी, चैप्टर 4 को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इन NaCl और MgO। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना है और फिर आपने बताना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इन NaCl और MgO। अगर इसकी स्कीमेटिक डायग्राम में कोई इशू हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द डायपोल फोर्सेस। इसके अंदर आपने जस्ट डेफिनेशन लिखना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि डायपोल फोर्सेस होती क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एटम्स। एक्सप्लेन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद एग्जाम्पल्स, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल। राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इन शॉर्ट इसके अंदर क्या क्या लिखना है, इसके अंदर आपने ये लिखना है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसकी फॉर्मेशन आपने बतानी है दो नॉन मेटालिक एटम्स में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेटालिक एटम्स में हमारे पास जो है वो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड वगैरह बन रहा होता है, तो नॉन मेटालिक के अंदर आपने बताना है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आपने इन तीनों को एग्जाम्पल्स के साथ बताना और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। How are electrons arranged in covalent molecules? Draw electron dot and cross structures for the following। अब आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, अमोनिया और इथेन, इन सब के इन सब के आपने क्या करना है, इन सब के आपने डॉट एंड क्रॉस जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। लेकिन उसके लिए आपको वैलेंस शेल का पता होना चाहिए और आपको ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इसमें भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 आपको दिए गए हैं जिसके अंदर आपने डिफरेंस लिखना है। आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, लोन पेयर एंड बोन पेयर। अच्छा, इन तीनों में भी ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक एंड कोवेलेंट और लोन पेयर एंड बोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है ना वो चेकर आपको दे सकता है क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड, और कभी कभी चेकर का दिल करता है कि वो आपके कंसेप्ट चेक करे तो वो आपको दे सकता है। गिव रीज़न वाई इट इज़ ईजी फॉर मैग्नीशियम एटम टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों आसान होता है मैग्नीशियम के लिए कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। इसका आंसर मुझे देइएगा आप लोग सब कमेंट बॉक्स में, जो रीजंस है ना, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों की लर्निंग स्किल्स कितनी है। तो जहां मुझे लगेगा कि कुछ कमी बेशी है तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अब इसका भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स। ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्यों। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीकर देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। सबसे पहले आप मुझे डिफाइन करें, ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं और क्यों ये वीक हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों। इनके आंसर्स करें ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ये आइडिया हो कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग कितनी है। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ रीजंस जो है वो खुद से करवाऊंगी। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है और इसके अंदर इसकी 2 आपने एग्जाम्पल्स बतानी है, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड इपॉक्सी रेजिन्स इन आवर सोसाइटी। ग्लूज और इपॉक्सी रेजिन्स के क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है, किस तरह इसके इनके यूजेस हैं, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। शॉर्ट में आ सकता है आपके पास। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। डिस्क्राइब द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस है तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिफाइन करना है। 5 पॉइंट्स आपने इससे रिलेटेड लिख देने हैं। अगर कोई मसला आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ।
अच्छा, आपके पास इनके जो ग्राफ्स है ना उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। Discuss the property of evaporation in liquids, which factors affect the evaporation process। अब यहाँ पे आपने सिर्फ evaporation को डिफाइन नहीं करना, उसके फैक्टर्स भी लिखने। सेम ऐसे ही प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, और क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वेपर प्रेशर, और आप किस तरह से वेपर प्रेशर को जो है वो क्लोज सिस्टम में देख सकते हैं। डिफाइन एलोट्रोपी, डिस्क्राइब एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके कट चुके हैं। उसके बाद ये है आपका न्यूमेरिकल। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 dm³ एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज increase up to 3 atm unchanged temperature, what would be the new volume। ये आपके पास 789 आपका क्या है, 789 आपका है टारगेट वो न्यूमेरिकल्स है। आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स फिर सॉल्व करवा दूँगी। देन चैप्टर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं। एक्सप्लेन, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आपसे बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसके डिफरेंसेस को अच्छे से कर लिएगा। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, हाउ इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन इन अ कोलाइडर। टिंडल इफेक्ट क्या होता है और इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रू सोल्यूशन में और कोलाइड्स में। कोलाइड्स में आपके पास पार्टिकल्स सारे के सारे सस्पेंड हुए होते हैं और वो फॉलिकल्स बना देते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्यूशन इन सोसाइटी। सोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, लिखें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो कट किया हुआ है, इसको स्किप कर देगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द रीजन्स। नाइट्रोजन गैस इज कंसीडर एट द सॉल्वेंट इन एयर। नाइट्रोजन गैस को सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है एयर में, क्यों, किन बेसिस पर। पोलर एंड आयनिक सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा देखें, आपने सुना होगा कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। पोलर कभी भी नॉन पोलर में नहीं डिसॉल्व हो सकता और नॉन पोलर कभी भी पोलर में नहीं डिसॉल्व हो सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा से एक रूल पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये की रूल है, जो जैसा होगा वो उसी को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की इंक्रीज कर जाती है, क्यों। वाई गैसोलीन डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। गैसोलीन जो है वो क्यों नहीं वाटर में डिज़ोल्व हो पाती है। अब आप ही पहले देखें कि ये क्या है, नॉन पोलर है या पोलर है गैसोलीन, क्योंकि वाटर तो हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हैं आपके 7, 8, 9, 10 ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देख लीजिए। इसको सॉल्व करने में कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 7। अच्छा, इससे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो इसको भी अच्छे से करिएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्रेडरिक्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल एंड लीड स्टोरेज बैटरी। What is electroplating? Give its condition. How are steel objects electroplated with SN and Ag silver? ठीक है। Define oxidizing and reducing agent. Identify oxidizing and reducing agent of the following chemical reactions. इसमें आपने और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने हैं। आपको ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए, रिडक्शन का पता होना चाहिए, आपको एनोड, कैथोड, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, इन सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि क्यों आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं, एक्वस फॉर्म में होते हैं, वाई। चैप्टर 8 है आपके पास। राइट द नेम इन द सिंबल्स ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के किसी 3 के आपने नाम लिखने हैं भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, और अल्कलाइन के भी लिखने हैं। तो इसमें क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम। अच्छा जी, और हेलोजेंस के आपने लिखने हैं। इसमें आपके पास क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपने बताना है कि क्यों अल्कली ग्रुप का नाम अल्कली है, क्यों अल्कलाइन का अल्कलाइन है, और क्यों हेलोजन का हेलोजन है। हेलोजन का नाम हेलोजन क्यों होता है, क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग। राइट एनी 3 पॉइंट्स इन द डिफरेंस बिटवीन सोडियम और आयरन में डिफरेंस लिखे, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल में डिफरेंस लिखे, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस लिखे।
अच्छा भाई, रीज़न देने के अल्कली मेटल क्यों नेचर में फ्रीली एक्सेस नहीं करते, बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स फॉर्म कैटाइन इजीली, अल्कली मेटल जो है वो कैटाइन इजीली बनाते। क्यों? चेकर इसको ऐसे भी दे सकता है, या पेपर बनाने वाले आपको ये ऐसे भी दे सकते हैं कि अल्कली मेटल जो है वो एनाइंस नहीं बनाते हैं, वो इतने आराम से एनाइन में कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम होगा, बस बात करने के तरीके अलग अलग है। तो आपने अब क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप मिसुस्तानी टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना डेली बेसिस पे टेस्ट दीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आपको कोई भी मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।